खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बेबाक जुबान बेखौफ अंदाज के साथ मेरी कोशिश होती है हर वो सवाल उठाने की जो आपके जहन में उठता है। पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बहुत देख लिया गया, अब बारी है इस अड़ियल पड़ोसी को चेताने की। भारत की हुकूमत ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से टेररिज्म के मसले के अलावा और किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। वजीर आलम नरेंद्र मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में हो रहे जुल्मों सितम के खिलाफ आवाज भी अब जोर शोर से उठाई जाएगी। लेकिन इस बीच कश्मीर में पिछले 40 दिनों से कर्फ्यू तामील है, 63 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम कहते हैं कि कश्मीर घाटी में इस अनरेस्ट के लिए वहां की पीडीपी बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आखिर कब हमारा कश्मीर एक बार फिर से बनेगा जन्नत? क्या हैं दिक्कतें? इसी पर करेंगे तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। कुछ चीजें तेजी से बदल रही हैं। पाकिस्तान और खासकर कश्मीर के मसले पर हिंदुस्तान ने गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो जारियाना रुख इख्तियार किया है उसका असर होता दिख रहा है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान से अब बातचीत के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के इशू पर बातचीत के दावत को ठुकरा दिया। पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी खारजा सेक्रेटरी को जम्मू कश्मीर के इशू को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की तजवीज के मुताबिक हल करने के लिए पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। इस्लामाबाद में वाक़ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने पाकिस्तान के वज़ारत खारजा को एक खत के जरिए जवाब दिया कि सिर्फ दहशतगर्दी के इशू पर पाकिस्तान से बातचीत होगी। इसके बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तानी वज़ारत खारजा की उस पेशकश को भी ठुकरा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर में जरूरी सामान फराहम कराने की बात कही गई थी। सवाल यहाँ ये है कि हिंदुस्तान की बदलती खारजा पॉलिसी से इंडो पाक के रिश्तों पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वजीर आजम लाल कृष्ण आडवाणी ने मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की खारजा पॉलिसी की मजम्मत की है। उन्होंने अपने ब्लॉग पर लिखा कि पाकिस्तान से निपटने का उनका तरीका हमें दहशतगर्दी और कश्मीर का जख्म दे गया जो आज भी हरा है। वहीं कांग्रेस ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर जबरदस्त तंज करते हुए कहा है कि मोदी सरकार की खारजा पॉलिसी मौसम से भी तेज रफ्तार से बदलती है। कांग्रेस ने मजीद कहा है कि मोदी हुकूमत को पाकिस्तान के तई अपने बगैर सोचे समझे अपनाई जाने वाली पॉलिसी को खत्म करनी चाहिए और बलूचिस्तान जैसे इशू उठाने से पहले मुल्क के अंदर की परेशानियों से निपटना चाहिए। जिसकी भारत पाक नीति और विदेश नीति मौसम के प्रति दिन प्रतिदिन बदलती है। आज आप रूठ के बैठ जाते हैं, हरियत से बात नहीं हो सकती, कल आप लाहौर चले जाते हैं, फिर उफ़ा होता है, उसके बाद आपके मंत्री नहीं जाएंगे लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे, फॉरेन सेक्रेटरी जाएंगे तो इस विषय में बात नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। अगर मैंने आज उत्तर भी दिया तो कल तक आप मान के चलिए कि ये नीति बदल जाएगी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने यौम आज़ादी से कब्ल कहा था कि हाल के वक्त में हमारी खारजा पॉलिसी में काफी सरगर्मी दिखाई दी है। उन्होंने कहा था कि सभी ममालिक खासकर अपने पड़ोसियों के साथ नए रिश्तों को कायम रखने का अमल जारी है। हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी में तब्दीली की खबरों के बीच जराये के मुताबिक से खबर भी आ रही है कि पीएम मोदी वेनेजुला में होने जा रही नावाबस्ता ममालिक की तहरीक की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। मोदी का इस इजलास में ना जाना इसलिए भी हिंदुस्तान की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले एनडीए सरकार में पीएम रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इन इजलास में हिस्सा लिया था। खारजा पॉलिसी में तब्दीली का असर पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त कहलाने वाले चीन के रुख में दिखने लगे हैं। चीन की सरकारी मैगजीन ग्लोबल टाइम्स के एक मजमून में पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर का जिक्र 2 बार किया गया और दोनों ही बार उसे पाक मकबूजा कश्मीर लिखा गया। अब तक चीन उसे पाकिस्तान के इक़्तिदार वाला कश्मीर लिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स की तरफ से जो बयान आए हैं, कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह साफ भी किया गया है कि भाई ऑफिशियल स्टैंड कुछ और है पार्टी का। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि बड़े लीडर्स कांग्रेस के इस तरह की बयानबाजी आखिर क्यों कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चरण सिंह सापरा साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहसिन रजा खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में सीनियर जर्नलिस्ट शरद प्रधान साहब भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा होंगे। सापरा साहब, पहला सवाल आज आपसे, फॉरेन पॉलिसी को लेकर
सेंट्रल गवर्नमेंट कंफ्यूज नजर आ रही है, यह स्टेटमेंट जारी किया गया है भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन खुद कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है बलूचिस्तान के मसले पर, पाकिस्तान के साथ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उस पर? मुझे लगता है कंफ्यूजन वहां पर भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है, आपके बड़े लीडर्स कुछ और कह रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं, दरअसल ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट बलूचिस्तान पे आया है या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर आया है, कांग्रेस बिल्कुल उनके साथ में है उस तर्ज पर। लेकिन बात यह है कि केवल एक स्टेटमेंट को ही हम कितने दिन घसीटेंगे। कांग्रेस का यह कहना है कि आपने जो कुछ भी कहा वो ठीक कहा, लेकिन उसके आगे एक एक्शन प्लान बनना चाहिए कि आप अगर बलूचिस्तान का जिक्र करते हो तो बलूचिस्तान वाले विषय को आप आगे किस तरह से लेकर के जाओगे। अगर आप पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जिक्र कर रहे हो तो उसको आप आगे यूनाइटेड नेशन में या इंटरनेशनल फोरम पे या आने वाली सार्क की जो मीटिंग है जिसमें अरुण जेटली जी जाने वाले हैं या नहीं पता नहीं, उसके बाद में नवंबर में शायद प्रधानमंत्री जी ने भी जाना है। तो एक सरकार का कंपोजिट प्लान बनना चाहिए जल्द से जल्द कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए या एशिया के और जो हमारे नेबर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारी किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, या तो ये सरकार तय करे और या फिर सरकार जो सभी विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ में बैठे और एक मिला हुआ जुला हुआ विचार पूरे भारत को लेकर के, एक भारत का विचार पूरे विश्व में जाना चाहिए। केवल हम एक स्टेटमेंट दे दें और उस स्टेटमेंट के बाद में हम उसको एक महीना 2 महीना कोई कार्रवाई न करें तो एक ये देश के होम मिनिस्टर रह चुके हैं और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, पी चिदम्बरम साहब और सलमान खुर्शीद साहब। ये दोनों लोग जो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, उससे आपकी पार्टी को किनारा करना पड़ता है। मैं आपको याद दिला दूं, सलमान खुर्शीद साहब ने साफ कहा था, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पर जो पीएम ने बयान दिया उसके साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं पता कि किसने पीएम को बलूचिस्तान का मुद्दा उठाने की सलाह दे दी, इससे पीओके पर हमारा दावा कमजोर पड़ जाएगा, ये तो पाकिस्तान को हमारे इंटरनल मामलों में दखल देने का हथियार साबित होगा, ये वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब कंफ्यूजन कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मौजूद है। आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, यही नहीं, कंफ्यूजन ये नहीं है। कांग्रेस यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री अब इसके ऊपर अपने आगे का प्लान बताएं कि उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है। जफर इस्लाम साहब, आगे का प्लान क्या है? आपने तो बहुत कह दिया कि भाई बलूचिस्तान में बहुत जुल्म सितम हो रहा है, हम उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आवाज उठाएंगे, लेकिन अब आगे क्या? इस बयान को ही आप लोग कब तक चलाते रहेंगे, ये सवाल है। समीर अब्बास साहब, जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू यहाँ पर है, और मेरे ख्याल से मैं समझ सकता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो क्यों परेशानी के बायस होकर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के प्रति या बलूचिस्तान के प्रति या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के प्रति जिस तरह की पॉलिसी रही है कांग्रेस की 67 सालों में, वो सबको मालूम है, दिशाहीन पॉलिसी रही और उसका कोई फायदा हुआ नहीं, कोई मसला सॉल्व नहीं हुआ है, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस जो है आज हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन नतीजे अच्छे नहीं निकले हैं। पहली बात। दूसरी बात देखिए कि पहली बार कोई प्रधानमंत्री ने ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके, नहीं तो जफर इस्लाम साहब, अगर आप ये कहेंगे तो फिर सवाल तो ये भी खड़ा होगा ना कि 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी अख्तियार की गई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तान को लेकर, उसके नतीजे कौन से अच्छे निकले? समीर अब्बास साहब, या तो आप सुन लीजिए या फिर आप मुझे बोलने दीजिए। आप ही बीच में बोलते रहेंगे तो नहीं बोल पाएंगे कोई बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पिछले 2 सालों में हमारी जो पॉलिसी रही है, फॉरेन पॉलिसी डायनामिक पॉलिसी होती है, किसी एक दिन बना के नहीं, फॉरेन पॉलिसी डायनामिक होती है, एक बार बना दिया और सालों साल 67 साल जैसे कांग्रेस से रखा, वैसा नहीं होता है कि बिरयानी खाए वापस आए, बिरयानी खाए वापस आए। ये डायनामिक पॉलिसी होती है। पिछले 2 सालों में आप देखिए हमारी सरकार ने खासकर वो हर कोशिश की, जद्दोजहद की, हमारे प्रधानमंत्री के जो इनिशिएटिव रही, हमारी सरकार की जो इनिशिएटिव रही, उसको पहले तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमन का कायम करने के लिए हर वो जद्दोजहद की कोशिश की, लेकिन
पाकिस्तान के नापाक इरादे जो थे उसको कामयाब होने में तरीके नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तान ने वो नापाक इरादे अपने जाहिर करते हुए कई ऐसे जो गंदे काम, घिनौने काम किए जो दहशतगर्दी के, जैसे पठानकोट हो या पंजाब के दूसरे इलाके में या कश्मीर का पूरा मामला देख लिए। तो पाकिस्तान अमन नहीं चाहता, हिंदुस्तान अमन चाहता, और पूरी दुनिया ने सराहा हमारी पॉलिसी की, जो है पूरी दुनिया ने खैर मकदम किया और सराहा। लेकिन हम हाथ पे हाथ देख के बैठे नहीं रहेंगे जब कश्मीर का मसला, जिस तरह से मसला निकल के आया है, जिस तरह से वहां की जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है कि टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी, और उसको प्रोपेगेट करो। वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमारे लोगों के, हमारे हिंदुस्तानियों को जिस तरह के हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह के एट्रोसिटीज जो है वो कमिट कर रहे हैं, उसी तरह वो हमारे जो भाइयों नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, वर्गला रहे हैं कश्मीर में, और आतंकवाद फैलाने की उनकी जो मुहिम है, जो उनको पूरा साफ कोशिश करने की कर रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या बलूचिस्तान का जिस तरह से जिक्र किया गया है उस पर कहीं ना कहीं ये तो माना ही जा रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पर देखा जा रहा था, प्रधानमंत्री का, प्राइम मिनिस्टर का ये बयान। आपको लगता है कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए हैं? वो प्रेशर बिल्टअप हो पाया है क्या पाकिस्तान पर? मैं समझता हूं कि ये 200% प्रेशर बिल्डअप हो पाया है, और ये और भी बिल्डअप होगा, क्योंकि जहां तक बलूचिस्तान की हिस्ट्री है वो तय है कि वहां की आवाम पाकिस्तान के साथ कभी नहीं रहना चाहती है। और अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं बलूचिस्तान का, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट से प्लीड करके यह कहा था कि बलूचिस्तान को एक सॉवरेन स्टेट बनाया जाए, और बलूचिस्तान एक सॉवरेन स्टेट बना था, और 227 दिन तक बलूचिस्तान का एम्बेसडर कराची में अपने झंडे लहराता था अपने घर पर, और वहां पर एक एम्बेसी थी। उसके बाद साउथ बलूचिस्तान पर अटैक हुआ मार्च 1948 में, और उसके बाद खनाते कलात को कंपेल किया गया कि वो साइन करें एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट। फिर तो सलमान खुर्शीद साहब जो दलील दे रहे हैं कि हम अगर बलूचिस्तान का मुद्दा उठाएंगे तो वो कश्मीर का मुद्दा नहीं, कश्मीर का बिल्कुल अलग है। तो यानी ये दोनों मसले बिल्कुल अलग होते हैं। नहीं साहब, नहीं, कश्मीर का बिल्कुल अलग है। हाँ। कश्मीर का एम्बेसडर किस दिन पाकिस्तान में गया था, कश्मीर का एम्बेसडर किस दिन इंडिया में बैठा था। हाँ। उन्होंने तो इंस्ट्रूमेंट, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं किया 26 अक्टूबर तक। हाँ। 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने साइन किया। बिल्कुल। और मैं चाह रहा था कि ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं जी। वो इसलिए नहीं साइन किए, इसलिए साइन नहीं किया उन्होंने क्योंकि उनके यहां उनको यह लगता था कि शायद वह एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट बनेंगे। हाँ। बलूचिस्तान सॉवरेन स्टेट बन गया था, कश्मीर कभी नहीं बना था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं बनता है मुजफ्फराबाद तक, जहां तक उनकी सीमा थी वो कहीं और जाए। पूरा ये इंडिया में आना था। हाँ, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं, शरद प्रधान साहब हमारे साथ ये कहना चाहता हूं कि बलूचिस्तान को हेल्प करना उसी तरीके से होना चाहिए जैसा बांग्लादेश की एम्बेसी 17 मार्च 1971 में कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई थी। हमको भी उनकी एम्बेसी अपने यहाँ परमिट करना चाहिए जैसे दलाई लामा की है। ठीक है ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं समझ गया आपकी बात। शरद प्रधान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं लखनऊ के, बड़े बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। शरद प्रधान साहब, आपसे जानना चाहूंगा, फिर कांग्रेस पार्टी के जो कई बड़े लीडर्स के बयान आ रहे हैं, चिदम्बरम साहब का बयान आया, सलमान खुर्शीद साहब का बयान आया, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई जो नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक दिशा में नहीं जा रही है, अटल जी से उनको सीख लेनी चाहिए, और बलूचिस्तान एक बिल्कुल अलग मामला है और हमारा वहां कोई काम नहीं है। इस तरह के बयानात का फिर क्या मतलब है? या तो कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ नजर आए बलूचिस्तान के मुद्दे पर, या फिर अलहदा नजर आए। ये तो कंफ्यूजन जता रहा है ना। ये मुझे लगता है कि ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। ये सलमान खुर्शीद साहब और चिदम्बरम जो हैं वो अपनी राजनीति को
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर रख रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी ने वही फॉलो करी थी पॉलिसी जो ट्रेडिशनली चली आ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी वाली। लेकिन जब वो पॉलिसी कोई ये तो है नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई कि अब उसी को चलाना है। जब आपने देख लिया कि वो स्टैंड लेने पे पाकिस्तान उसका नाजायज फायदा उठा रहा है और मुस्तकिल इंटरवेंशन करे जा रहा है तमाम टेररिज्म के जरिए से इंडिया में, तो उनको बखूबी जवाब देना जरूरी है। अगले को आपको वही जवाब देना पड़ेगा, उसी जुबान में जवाब देना पड़ेगा जो उसके समझ में आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है, ये सही स्टैंड है। लोगों का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू ये है कि मैं अदरवाइज बीजेपी की पॉलिसीज का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है पहली बार ऐसा टफ स्टैंड लेकर के ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिखाया है कि अगर आप हमारे ऊपर इस तरीके के इनडायरेक्ट अटैक्स करेंगे थ्रू टेररिस्ट, तो हम भी आपका जवाब उसी जुबान में देंगे। और ये बहुत अच्छा किया कि बलूचिस्तान का और गिलगिट का मामला उछाला है। और ये क्योंकि बार बार जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर के बारे में ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे जाहिर करता है कि जैसे कि वो उन्हीं का हिस्सा, उनकी कंट्री का हिस्सा है, तो उनको बताना पड़ेगा कि आप जिस तरह से नाजायज हरकत कर रहे हो कश्मीर में, उनको आप वहां बलूचिस्तान में जो आप कर रहे हैं, तो दुनिया को बताना जरूरी है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कितना हो रहा है। मैंने खुद जब जनरल परवेज मुशर्रफ इंडिया आए थे और मैं लाहौर भी गया था जब अटल बिहारी वाजपेयी का समिट हुआ था, तो हमने ये सवाल रेस किया था वहां पे कि आप बार बार यहाँ की कश्मीर की बात करते हैं। सापरा साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस बात का जिक्र बीडी मिश्रा साहब भी कर रहे हैं, शरद प्रधान ने भी जिस बात का जिक्र किया, एक प्रेशर तो बिल्टअप हुआ है पाकिस्तान पर। जिस तरह से बलूचिस्तान का जिक्र किया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद एक नहीं दो बार बातचीत की पेशकश की गई पाकिस्तान की तरफ से। अब हम इस कंडीशन में हैं कि अब हम उनसे कह रहे हैं कि नहीं, हम टेररिज्म के अलावा और किसी मसले पर बातचीत नहीं करेंगे, आपको बातचीत करना है तो आइए वरना नहीं। तो एक प्रेशर तो बिल्टअप हुआ है, इसका फायदा तो हो रहा है ना, ये मानेंगे आप? जी बिल्कुल, इसका प्रेशर बिल्टअप होना चाहिए। और इससे पहले भी 2005 में जब मिलिट्री एक्शन हुआ था, पाकिस्तान ने जब बलूचिस्तान में बुरी तरह से अटैक किया था, तब आपको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और उनकी MEA के स्पोक्स पर्सन ने उसको कंडेम करा था। उसके बाद 2006 में जब नवाब अकबर खान बुख्ती साहब को मारा गया, वहां पर जो मिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान की, उन्होंने बेहद बुरी तरह से अटैक किया, हेलीकॉप्टर भी यूज किया, सारा एयरबेस यूज किया। उस समय जब अकबर खान बुख्ती जी को मारा गया, तब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कंडेम किया। और फिर उसके बाद मार्च में 2 महीने बाद जब पार्लियामेंट सेशन था, तब पार्लियामेंट के अंदर भी खड़े होके UPA के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्सेस को और पाकिस्तान को कंडेम किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बलूचिस्तान का मुद्दा केवल अभी नहीं उठाया गया है, इसको पहले भी उठाया गया है। और बिल्कुल इसके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करना चाहिए। यूपीए की जो पॉलिसी थी उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका भी एक समय मर्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, अब एक मिनट, अब देखिए कि जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ने भी एक चिट्ठी भेजी है, उनके जो कोई उन्होंने एक ऑफर किया है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट पर्सन भेज सकते कश्मीर में, लेकिन मौजूदा सरकार ने उसको डिनाई किया है, उस आदमी को आने के लिए डिनाई किया। ये अच्छी बात है। देखिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, उन्होंने 9 अगस्त को यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखी नवाज शरीफ ने, तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप थे। 28 दिन कश्मीर में सब गड़बड़ होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। 9 अगस्त को जिस दिन नवाज शरीफ ने चिट्ठी लिखी यूनाइटेड नेशन को, 32 दिन बाद प्रधानमंत्री ने चुप्पी छोड़ी और कश्मीर के ऊपर जमहूरियत, इंसानियत और ये तमाम सारी बातें की है। लेकिन ये रिपीटेड जो रिसाइकल्ड इनके स्लोगन है, इनको हमको हकीकत में लाना पड़ेगा। जमहूरियत से वहां पर प्यार करना पड़ेगा, इंसानियत हमारी केंद्र की सरकार को दिखानी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती ने तो 15 अगस्त को कह दिया कि भाई ये केंद्र की सरकार है जिसकी वजह से ये सारा गड़बड़ चल रहा है। तो आप तो खुद अलायंस में महबूबा मुफ्ती से चल रहे हैं, तमाम सारी जो गड़बड़ है जो केंद्र में नहीं है। देखिए, 67 सालों में सापरा साहब कह रहे हैं कि यूपीए की जो पॉलिसी थी, यूपीए गवर्नमेंट की देखिए, तब भी बलूचिस्तान का जिक्र हुआ था, वही पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, अगर ऐसा होता तो उनके लोग
दो अलग अलग तरीके से रिएक्ट नहीं करते। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, मैं उनका कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सारे ऑपोजिशन पार्टी साथ है, लेकिन उनके खुद दिगर जो बड़े लीडर हैं उनके आप उनके स्टेटमेंट्स को देखिए, वो उनको उनके पार्टी से हट के स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ना इत्तेफाकी है। और खास के सलमान खुर्शीद और जो चिदम्बरम है, दो कैबिनेट मिनिस्टर थे और सलमान खुर्शीद तो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, तो उन्होंने जब इससे अपने आप को अलग दिखाया पार्टी के स्टैंड से, तो लगता है कि पार्टी वो कभी पॉलिसी फॉलो ही नहीं कर रही थी। दूसरी बात देखिए, जो पॉलिसी जो कांग्रेस ने फॉलो की है पिछले 67 सालों में, उसके क्या नतायज थे पूरी दुनिया जानती है। आज जो है पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेटेड महसूस कर रहा है, एक खलबलाहट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इस प्रेशर को देखते हुए बार बार कोशिश कर रहा है बात करने की हिंदुस्तान से, और उसके तरफ से पहली बार ऐसी पहल हो रही है कि हमसे बात की जाए। लेकिन हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म उस पर बात करेंगे। और इस तरह की पहल जो है, हमने देखिए दोस्ती की पहल की, हमारे प्रधानमंत्री ने वो हर तरह की पहल करी, हर तरह की जद्दोजहद की, लेकिन पाकिस्तान ने वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कश्मीर में हालात बेहद खराब हैं, ये सवाल भी तो उठेंगे ना। देखिए, अगर आप कर रहे हैं हालात सामान्य करने की कोशिश, तो फिर ये दिक्कतें आपके सामने क्यों आ रही हैं? एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा, वक्त की थोड़ी सी कमी है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर इन्हीं सवालों के साथ बहस की दोबारा शुरुआत करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। फौरन होते हैं हाजिर। तो बलूचिस्तान के मसले को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बयान आया, उस पर प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया गया है कांग्रेस पार्टी के कई बड़े लीडर्स की तरफ से। उसका जिक्र हम कर ही रहे थे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहसिन रजा खान साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मोहसिन रजा खान साहब, अब आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का स्टैंड अब आखिर है क्या? जिस तरह से बलूचिस्तान के मसले पर एक कड़ा मैसेज हिंदुस्तान की तरफ से देने की कोशिश की गई है, क्योंकि यह जरूरी हो गया था, क्योंकि बार बार आपकी तरफ से कश्मीर में ज्यादतियों का जिक्र हो रहा था, सो कॉल्ड ज्यादतियों का, तो हमें यह बताना जरूरी हो गया था कि भाई पाकिस्तान के बलूचिस्तान में किस तरह की ज्यादतियां हो रही हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत का स्टैंड क्या है? देखिए, हमें तो पहले से पता था कि बलूचिस्तान में भारतीय इन्वॉल्वमेंट है, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी राह जो है वहां मुसलसल दहशतगर्दी करवा रही है। लेकिन चूंकि ये एक अनाड़ी सियासतदान की सिफारतकारी है मोदी की, और उनको समझ नहीं आई और उन्होंने खुद ये बात अपने मुंह से उगल दी है। अभी हमारे कोयटा में 74 वकला जो है वो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी में। उसके बारे में वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना था कि ये राह की कार्रवाई है। तो अभी उसके सबूत ढूंढे जा रहे थे कि मोदी साहब ने। मोहसिन रजा खान साहब, अगर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वही होता तो एक मिनट, तो इतना सपोर्ट क्यों मिलता हिंदुस्तान की हुकूमत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बलूचिस्तान से इतना सपोर्ट क्यों हासिल होता? कोई सपोर्ट नहीं मिलता उनको। कश्मीर से जाके सपोर्ट ले रहे हैं वो, उनको उनकी जो हालत कश्मीर में हो रही है उसकी उनको खबर नहीं है, और उनको बलूचिस्तान की और गिलगित की सपोर्ट मिल रही है। शर्म आनी चाहिए उनको कि अपने इलाके को। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपके मुल्क के लोगों ने जो बलूचिस्तान में किया है उसका कोई हद नहीं है। और आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को अनाड़ी कह रहे हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर जो कि रबर स्टैंप है वहां पर, वो बहुत ही आलम फाजिल है। मोहसिन रजा खान साहब, आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले आपको शर्म आनी चाहिए मिश्रा जी। मोहसिन रजा खान साहब, सबसे ज्यादा शर्म तो आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आने चाहिए। आप टेररिस्ट नेशन हैं, टेररिस्ट को हार्बर करते हैं। कश्मीर में जब एक टेररिस्ट बुरहान वानी मारा जाता है तो वो ब्लैक डे घोषित कर देते हैं, शहादत का दर्जा देते हैं उसको, उसके नाम पर आप लोग आजादी स्पेशल के नाम से ट्रेन चला देते हैं। सबसे ज्यादा शर्म तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत को आनी चाहिए। समीर भाई, मेरी बात तौमल से सुने, मुझे बताएं कि क्या कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में एक डिस्प्यूटेड इशू नहीं है? क्या इसके बारे में भारत ने वहाँ पे कमिटमेंट नहीं दे रखी कि वहाँ पे ये प्लेबसाइट करवाएंगे? क्या कश्मीर में इंसानी आपको मालूम है कि प्लेबसाइट के क्या कंडीशंस थे? एक मिनट, ये आपको बिल्कुल पता नहीं है। ठीक है, एक मिनट। जफर इस्लाम साहब आपका जवाब देना चाह रहे हैं मोहसिन रजा खान साहब, सुनिएगा। मोहसिन रजा
देखिए मोहसिन रजा जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं। जिस तरह की जबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे सरासर ये लग रहा है कि या तो आप सहाफी नहीं या बहुत ही बदतमीज इंसान हैं। आप एक हिंदुस्तान के जमहूरी मुल्क में, जो कि पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत है, ना कि पाकिस्तान जैसे दहशतगर्द मुल्क जिसकी स्टेट पॉलिसी दहशतगर्दी है, उस मुल्क के वजीर आजम को इस तरह से आप खिताब कर रहे हैं। ये सबसे जो बदतमीजी की बात हो सकती है उसका मुजाहरा आपने किया है। पहले तो आप अपने सिविलिटी लाइए अपने में। मुझे मालूम है पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी दहशतगर्दी, वहां के लोग सिविलाइज नहीं है। कम से कम एक स्टेट चैनल पे आ रहे हैं हिंदुस्तान के, कम से कम इतनी सिविलिटी तो होनी चाहिए कि वजीर आजम को किस तरह से खिताब करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप में टेररिज्म के खिलाफ होते तो शायद आपके यहाँ पर जिस तरह की दहशतगर्दी के हर दिन हर हादसे होते हैं उसको पूरी दुनिया देखती है। हिंदुस्तान अकेला वाहिद आइसोलेटेड मुल्क नहीं है जो इस बारे में बात कर रहा है। पूरी दुनिया थू करती है आपकी पॉलिसी पर, आपके कंट्री पर, आपके लोग और आपके कंट्री के लोग। आपके किसी के एडिटर से कल मैं किसी चैनल में था, मेहर तरार, वो जिस तरह की बात कह रही थी आपके प्रधानमंत्री को, आपके वजीर आजम को, आपकी स्टेट पॉलिसी को, वो जाके आपको सुनना चाहिए कि आपके मुल्क के जो एक सहाफी, जो किसी पेपर के एडिटर हैं, वो किस तरह की बात अपने मुल्क के बारे में कह रही है, अपने हुकूमत के बारे में कह रही है। और ये साफ साफ कह रही है कि हमारी हुकूमत जो आपकी हुकूमत के खिलाफ बहुत कुछ लिखते हैं, कम से कम जो हो रहा होता है उनको नजर तो आता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप दहशतगर्दों के साथ खड़े नजर आते हैं, आप बुरहान वानी के साथ खड़े नजर आते हैं, आप हाफिज सईद के साथ खड़े नजर आते हैं, आप सैयद सलाउद्दीन के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कुछ लोगों की पाकिस्तान में? देखें, कोई मजबूरी नहीं है। कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड इशू है और जो इंडिया और पाकिस्तान की तकसीम हुई थी उसका अनफिनिश्ड एजेंडा जो है उसमें कश्मीर जो है वो सर-ए-फहरिस्त शामिल है। कश्मीर के मसले से आप किस तरह आंखें बंद कर सकते हैं? कश्मीर में जो कुछ आप कर रहे हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? वहां पे किस तरह कश्मीरियों के साथ आपने सलूक रखा हुआ है? क्या पूरा कश्मीर दहशतगर्द बन चुका है? क्या कश्मीर के तमाम लोग दहशतगर्द हैं? मोहसिन रजा खान साहब, कश्मीर हमारा हिस्सा है। आप कश्मीर की चिंता ना करें, आप बलूचिस्तान की चिंता करें, आप पाकिस्तान की चिंता करें। वहां पर किस तरह से दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप इसकी चिंता करें। देखें, हमने कभी शरद प्रधान साहब, आपसे मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं। पाकिस्तान से जब इस तरह की आवाजें उठती हैं, वो भी एक सीनियर जर्नलिस्ट जब दहशतगर्दों के साथ खड़ा नजर आता है, क्या मजबूरी हो सकती है ऐसे लोगों की? इससे साफ जाहिर होता है कि वहां पे ना तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और मिलिट्री का जो दबाव इतना ज्यादा है कि कोई भी शख्स, यहां तक कि एक सीनियर जर्नलिस्ट भी खुली जुबान से बोल नहीं सकता। ना वो खुली सांस ले सकता है खुली हवा में, ना वो बोल सकता है। हकीकत उन्हें मालूम है, उसके बावजूद जिस तरीके की वो जुबान का इस्तेमाल कर रहे हो, जिस तरीके के वो इल्जामात लगा रहे हैं, उससे लगता है वो जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। बात वो करते उनको मुझे तो हंसी आ रही थी उनकी बात पे कि जब वो ये कह रहे थे कि आप कश्मीर में ये कर रहे हैं, आपको बलूचिस्तान में आपने क्योंकि बलूचिस्तान का मामला उठाया, इससे जाहिर होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है वहां के टेररिज्म में। अरे जनाब, आप जो कश्मीर में बरसों से कर रहे हैं तो और उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो उससे फिर क्या जाहिर हुआ? आप ही की बात, आप ही के आर्ग्यूमेंट से ये प्रूव होता है, बरसों से प्रूव होता चला आ रहा है कि आपकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कश्मीर में टेररिज्म इंसाइट कर रही है। और आपके लिए इतना बड़ा वो इशू है कि उसके अलावा आप जब कोई बातचीत शुरू होती है तो आप चाहते हैं कश्मीर की बात हो, टेररिज्म की बात ना हो। तो ये तो बड़ी इससे ज्यादा बचकाना क्या हो सकता है? और आपका इन्फ्लुएंस तो हम बहुत कर लेंगे, गवर्नमेंट का लड़ाई झगड़ा तो हम बहुत कर लेंगे। मोहसिन रजा खान को भी हम बहुत सुना सकते हैं, वो भी ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ सुना सकते हैं, लेकिन ये नौबत क्यों आई, मैं ये जानना चाह रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ। देखिए, ऐसा है, प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन में पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है ये बहुत ही डिफरेंट है। हाँ। पहले वहां पर दो तरीके की सरकार होती थी, एक डिजूरे सरकार जो कि इलेक्टेड सरकार थी और एक डिफैक्टो जो मिलिट्री की सरकार थी। वहां पर एक डी सॉवरेन सरकार हो गई है जो आतंकवादियों की है, जिसमें सलाउद्दीन,
हाफिज सईद, मसूद अजहर ये शामिल हैं। हाँ। और ये लोग दूसरी बताते बात हैं बाकायदा कि आपको आपकी भारत को लेकर पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। और दूसरी बात एक और है कि पाकिस्तान के आर्मी का वहां पर इंटरेस्ट यह है कि अगर इंडिया के और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएंगे तो उनका वजूद खत्म होगा, उनको वहां पर कोई पूछेगा नहीं। इसलिए वहां पाकिस्तान की आर्मी, जिसके ये आतंकवादी स्ट्रेटेजिक एसेट हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आए। ये इनका कंपल्शन है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये मोहसिन रजा खान साहब, क्या एक्सेप्ट करेंगे आप? और अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान क्या सोच रहा है? पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? देखें, अगर आप इसको बड़े तामुल से सुने तो पाकिस्तान ने इंडिया को ये बाकायदा कहा है कि कश्मीर के मसले पे हमें बात करके इसका एक हल निकालना चाहिए। अगर कश्मीर के मसले का हल निकलेगा तो आप जिन चीजों की भी बात कर रहे हैं और जिन चीजों से आपको परेशानी है वो तमाम मसाइल हल होंगे। लेकिन अगर आप कश्मीरियों को उनका हक देने के लिए तैयार नहीं है तो क्या आप समझते हैं कि मुझे तो आप टेररिस्टों का साथी करार दे देंगे, मुझे फौज का यहाँ दबाव करार दे देंगे? आप पे किस चीज का दबाव है? आप क्यों नहीं कश्मीरियों को उनका हक देने के लिए तैयार, जो कि अपनी आजादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं? और बुरहान वानी जो है उनका एक हीरो है, और बुरहान वानी ने कोई दहशतगर्दी नहीं की थी। बुरहान वानी अगर दहशतगर्द होता, कोई हीरो नहीं है हमारे लिए। मोहसिन रजा खान साहब, ये गलत फहमी है आपकी। बुरहान वानी आपके लिए हीरो बन जाता है। हमारे यहाँ जो टेररिज्म करता है वो आपके लिए हीरो बन जाता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का और आपके देश का। पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं, उन लोगों के लिए बुरहान वानी हीरो हो सकता है। बुरहान वानी कश्मीर में सिर्फ कुछ चंद लोगों जो आपके स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके लिए एक हीरो है, बाकी सभी लोगों के लिए वो एक टेररिस्ट है। पूरे हिंदुस्तान के लिए टेररिस्ट है, पूरी दुनिया के लिए वो टेररिस्ट है, सिवाय पाकिस्तान के लिए। और देखिए, आप अगर कितनी भी कोशिश कर ले, अपने पाकिस्तान का रुख जस का तस है, आप देख रहे हैं लगातार। जब आप ऐसे में क्या होना चाहिए? अगर इतना कड़ा कदम ना उठाया जाए, इतने कड़े बयान ना जारी किए जाए और कड़ा मैसेज ना देने की कोशिश की जाए तो किया क्या जाए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल कड़ा मैसेज देना चाहिए। और ये जो अभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे थे, इनको ये पता होना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, मुल्ला उमर को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया, दाऊद को इन्होंने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वर्ल्ड के जो रिनोन्ड टेररिस्ट जिसको कहा जाता है वो सबको ये प्रोटेक्शन देते हैं। आज हाफिज सईद के ऊपर $10 लाख मिलियन का उसके ऊपर इनाम है, तो उसको इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है। हाफिज सईद और सलाउद्दीन खुलेआम जब हमारा होम मिनिस्टर वहां जाता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। 150 मीटर में इन्होंने टेररिस्टों को सड़कों पर उतार दिया हमारे होम मिनिस्टर के खिलाफ में। ये तमाम सारी जो बातें हैं, और ये बुरहान वानी को कहते हैं कि वो शहीद था, ये हर उस मिलिटेंट को शहीद कहते हैं। मुझे बताइए कि फ्रांस के अंदर क्या आप शहादत की लड़ाई लड़ रहे हैं? जर्मनी में क्या शहादत की लड़ाई लड़ रहे हैं? टर्की के अंदर क्या शहादत की लड़ाई लड़ रहे हैं? बेल्जियम में क्या हुआ? ये क्या सारे जो है ये शहादत प्राप्त कर रहे हैं? ये टेररिस्ट है, मिलिटेंट है, और ये मिलिटेंट रहेंगे। और भारत को इनका पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। जहां तक कश्मीर वासियों का सवाल है, वो हम बार बार कह चुके हैं, और कश्मीर वासियों का भी ध्यान भारत की हर सरकार ने रखा है। उनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिया है। वहां पर राज्य के चुनाव होते हैं, वहां पर मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, वहां पर एक केंद्र सरकार की तरफ से अधिक फंड दिया जाता है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, वहां पर रेलवे लाइन पहुंचती है, वहां पर तमाम सारी सुविधाएं देने का प्रोसेस हिंदुस्तान की सरकार, भारत की सरकार करती है। लेकिन उसमें अड़ंगे डालने का काम ये आपके हिजबुल मुजाहिदीन, ये सोवरेन जो अभी उन्होंने मिश्रा जी ने कहा, ये ताकतें या मिलिट्री या ये ISS ये नहीं होने देती है। आपकी सरकार जो है, नवाज शरीफ की सरकार, वो तो एक कठपुतली सरकार है। वो कठपुतली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी मिलिट्री और ISI चला रही है, और वो हिंदुस्तान में शांति नहीं होने देना चाहते। क्या कर रहे हैं? कश्मीर वैसे ही डेवलप हो रहा है जैसे हिंदुस्तान के और हिस्से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कुछ नौजवानों को भटका कर, उनको गुमराह करके, उनके हाथ में पत्थर पकड़ाकर आप समझ रहे हैं कि आप कश्मीर पर अपना दावा ठोक देंगे। इतनी बड़ी नादानी क्यों की जा रही है? बहादुर अली, उसने कहा है कि मुझे हिदायत दी गई थी कि आप क्राउड में जाकर के बम फेंकिए, ये उसकी स्टेटमेंट है, टीवी पर आई है।
आपके 3 आतंकवादी जिंदा पकड़े गए हैं जिन्होंने कबूल किया कि वो पाकिस्तान की धरती से आए हैं, फिर भी आप कहते हैं कि वो हमारे नहीं है। अजमल कसाब को फांसी पे लटकाया गया, उसकी बॉडी लेने के लिए, उसका शरीर लेने के लिए, उसको दफनाने के लिए आपने एग्री नहीं किया। ये कहां की इंसानियत है आपकी पाकिस्तानियों की? सापरा साहब बने रहे हमारे साथ, हमारे तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और ब्रेक के बाद ये भी सवाल उठाऊंगा। पी चिदम्बरम साहब जो कि होम मिनिस्टर रह चुके हैं इस देश के, उन्होंने कहा है कि आज कश्मीर में जो हालात हैं उसके लिए पीडीपी बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। ऐसा वो किस बिना पर कह रहे हैं? क्या कहना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? इस पर भी होंगे सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बात हो रही है कश्मीर के हालात की, बात हो रही है पाकिस्तान को लेकर हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं उसकी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। जफर इस्लाम साहब, लेकिन इन तमाम भारत पाकिस्तान के बीच जो मसाइल चल रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन कश्मीर के जो हालात हैं वो भी बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। 40 दिन से ज्यादा हो चुका है, कर्फ्यू लगा हुआ है, 63 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिसमें हमारे कई सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। और पी चिदम्बरम साहब ये कह रहे हैं कि ये जो घाटी में हालात हैं इसके लिए आपकी पीडीपी और बीजेपी की जो सरकार है वो जिम्मेदार है और प्राइम मिनिस्टर के जो बयानात आए हैं वो भी जिम्मेदार हैं। कैसे जवाब देंगे आप इसका? समीर रजा साहब, सबसे पहले तो अगर मोहसिन रजा साहब अभी भी इस शो में है तो मुझे लगता नहीं कि उनकी जरूरत है, इसलिए कि हम अपने इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। मोहसिन रजा साहब का फोन डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। बिल्कुल, बिकॉज उनकी कोई जरूरत नहीं इस डिबेट में। जी बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात देखिए, कश्मीर का मसला जो है वो ऐसा कह रहे हैं चिदम्बरम साहब, उनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान देख रहा है कि जब से हमारी सरकार आई, हमने हमारी सिंपल कोशिश है कि कश्मीर जो है वो बिल्कुल आइसोलेटेड रह गया है डेवलपमेंट से। और ये सरकार देखिए, हम दोनों अलग अलग पार्टी थे, अलग अलग कीनली कॉन्टेस्ट के इलेक्शन, और दोनों पार्टी साथ आई, उसकी सिर्फ एक ही मंशा थी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, अमन का माहौल होना चाहिए, वहां के लोग जो पीड़ित हैं इतने सालों तक उनको इंटीग्रेट किया जाए मेन स्ट्रीम इंडिया से। तो उसके लिए जो कोशिश थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने बिल्कुल वहां जाके वहां के डेवलपमेंट के लिए नहीं, देखिए नहीं, वहां बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा था, बहुत अच्छा। लेकिन ये बात जरूर है कि पिछले 40 दिनों में जो वहां तशद्दुद का मामला हुआ उसके लिए पाकिस्तान सरासर जिम्मेदार है। और हिंदुस्तान में मैं ये अपील करता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी को कि ऐसे इस तरह के जो डिविसिव स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, हम एक साथ खड़े होने चाहिए। और जो कश्मीर का मसला है उसको संजीदगी से समझ के जो हमारी सरकार पीजेपी और पीडीपी की सरकार जो सुलझाने की कोशिश कर रही है उसका हाथ बटाना चाहिए, ना कि उसको कमजोर करने की कोशिश करने की। अगर आप कमजोर कर रहे हैं, जिस तरह का स्टेटमेंट दिग्विजय सिंह ने दिया आज, उससे साफ साफ जाहिर होता है कहीं मैं ऐसा कहूं और कितने लोग ऐसा कह रहे हैं हिंदुस्तान में को सीक्रेटली पाकिस्तान के पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कहिए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, तो इससे जाहिर होता है कि आप कहीं ना कहीं यू आर प्लेइंग एट द हैंड्स ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे लगता है कि जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो किस तरह के बयान देने चाहिए, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर क्या होता है चाहिए, उनको रिस्ट्रेन करना चाहिए। और इस तरह के हेलो सापरा साहब, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर क्या होता है? दिग्विजय सिंह से पूछेंगे आज आप। नहीं, वो तो स्लिप ऑफ टंग है, ये बात बहुत स्पष्ट है। आप इस तरह से कंपेयर करने जाएंगे तो आज अरुण जेटली जी ने भी एक ट्विटर पर कहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ एनिवर्सरी का उन्होंने आज मातम मनाने का कोशिश किया, जो बूमरैंग हुआ, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ हुई एयर क्रैश में, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो उनके ट्विटर के जरिए से पहली बार एक सरकार ने यह माना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एयर क्रैश में डेथ हुई है। तो उसका भी बड़ा गुफक हुआ, ममता बनर्जी उस पे बोली है, फिर उन्होंने एक घंटे में अपना ट्वीट निकाला है। वो कश्मीर को लेकर जो पॉलिसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे थे ना। वो कह रहे थे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो या फिर
इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो, हाँ तो मैं जिस तरह की नीति अपनाई जा रही है वो नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स अपनाए जाने चाहिए, वो ये कह रहे हैं। देखिए आप दोनों अगर मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा जी, आप दोनों बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। आप बोलिए, लेकिन आप जफर इकबाल जी, मैंने जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं बोला था, कृपया करके थोड़ा सुनिए। बोलिए सापरा साहब, बोलिए। थोड़ा सा टॉलरेंस रखिए, इनटॉलरेंट मत हो जाइए, शांत रहिए। बोलिए। देखिए, वो तो एक स्लिप ऑफ टंग था, उस बात को वहीं पर रखना चाहिए। जहां तक जफर इकबाल जी अभी बात कर रहे थे कि सभी पार्टियों को साथ में रहना चाहिए कश्मीर के मुद्दे पर, तो कश्मीर के मुद्दे पर सभी पार्टियां साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ है जफर इकबाल जी। लेकिन जो चीजें जो आपके नेता पिछले 2 वर्षों से बोलते हैं ना, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी बीफ बैन की बात करते हैं, कश्मीर में जो भारत माता की जय बोलते हैं उनको लाठियां पड़ती हैं, कश्मीर के बाहर जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं उनको लाठियां पड़ती है। गौरक्षक की जो बातें, हाँ वही इसका इफेक्ट बता रहा हूं, जो गौरक्षक की बातें आपके लोग करते हैं ना, ये तमाम सारी बातें जो आपके अमित शाह ने बिहार के चुनाव में कहा कि हम अगर यहाँ हारेंगे तो पाकिस्तान में फटाके जलेंगे, जो स्वामी आदित्यनाथ बोलते हैं, बिहार मत पहुंचिए, कश्मीर की बात हो रही है इस वक्त। हमें हेल्प करो हमारी शरद प्रधान जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो अगर पॉलिसी की ही बात कर ली जाए, कश्मीर को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है या पाकिस्तान को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर पॉलिसी बिल्कुल सही है और हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं? पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, कश्मीर में हालात भी खराब हैं, क्यों? संगीत सोम ने कल ही कहा कि यूपी का चुनाव जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव है, ये आपके संगीत सोम ने एमएलए ने कल कहा। सुना मैंने सापरा साहब वो, लेकिन वो इश्यू अभी हमारे इस बहस को भटका देगा, इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। उसका शरद प्रधान साहब, आपसे सवाल है, ये आपको बंद करना पड़ेगा। कश्मीर के अंदर जब आप हैं तो कश्मीर की बातें करिए, आप अपने नेताओं के मुंह बंद कराइए, कश्मीर आधा ऐसे ही ठीक हो जाएगा। कश्मीर से जोड़ रहे हैं, फिर एक बड़ी नादानी कर रहे हैं। कांग्रेस की बात यही प्रॉब्लम है, नादानी करते जा रहे हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि कश्मीर में बहुत पहले से ही, जब से पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, यह इस तरीके से होता है। जब आईएसआई फंडिंग करती है, अपने एजेंट से इन्फिल्ट्रेट कर लेती है और लोगों को भड़का लेती है, तो यह माहौल गड़बड़ हो जाता है। 2010 में भी इसी तरीके का हुआ, 4 महीने तक हालात गड़बड़ रहे, 100 से ज्यादा कैजुअलिटी हुई। तो पाकिस्तान जब सक्सीड कर जाता है, आईएसआई का इन्वेस्टमेंट काफी हो जाता है, तो हालात बिगड़ते हैं। इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग और लोगों को प्यार करने का या लोगों से बातचीत करने का यह जो एक अप्रोच है, मैं समझता हूं कि यह 69 इयर्स तक यह नहीं सक्सेसफुल हुआ है। और आज के दिन भी जो वहां पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, 2000 कैजुअलिटीज आर्मी सिक्योरिटी पर्सनल की हुई हैं, तो आप ये बताइए कि इसमें बातचीत करने का कहां स्कोप रह जाता है? बातचीत करने का स्कोप नहीं है, आप ये लेकिन आप कश्मीर से तो बातचीत करेंगे, जो कश्मीर के लोग हैं उनसे तो बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उनको तो एक अपनेपन का एहसास करवाना चाहिए। नहीं, लेकिन क्यों दिक्कत हो रही है? आप ये बताइए कि बातचीत तो हमेशा से हो रही है। वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन में 70% टर्नआउट हुआ है। तो मैं ये कैसे मानूं कि जनता से उनका टच नहीं है, कांटेक्ट नहीं है? यह जब उनका एक लेवल रेस कर दिया जाता है और वहां पर सेपरेटिस्ट उनकी फंडिंग हो जाती है, 500 रुपए वो दे देते हैं बच्चों को पत्थर फेंकने के लिए, वो एक बड़ी वजह। तब यह होता है। और दूसरी बात यह है कि यही बच्चे जो 500 रुपए दिन में कमाते हैं किराए पर पत्थर फेंकने के लिए, जब अपने घर में जाते हैं तो उनके माँ बाप उनसे पैसे लेते हैं। तो आप ये बताइए, स्कोप बातचीत करने का कहाँ रहता है? क्योंकि बिगाइल्ड हो गए हैं। यहाँ पर इंसर्जेंसी का लेवल एक लेवल पर आ गया है, लेकिन जहाँ पर उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जिम्मेदारी से बच नहीं सकते ना। जफर इस्लाम साहब, ये बताइए, डायलॉग कायम करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, महबूबा मुफ्ती जब आई थी यहाँ पर दिल्ली,
तो उनकी भी यही डिमांड थी कि भाई एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर पहुंचना चाहिए, लोगों से डायलॉग कायम करना चाहिए, एक अपनेपन का एहसास कराइए उनको। वो अब तक क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए दो चीजें हैं, मैं बड़ा बेबाक तरीके से कह रहा हूं, ये मेरी ओपिनियन है कि कश्मीर का मसला उस वक्त तक सॉल्व नहीं होगा जब तक कि कश्मीर के लोग खुद सॉल्व नहीं करना चाहते होंगे। देखिए ये पत्थरबाजी से काम नहीं चलता, ये पाकिस्तान के इरादे मजबूत करते हैं, उनके साथ उनके खिलवाड़ उनके बातों में आके ये गलत तरीके को फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो उनको पत्थर छोड़ के उन्हें अपने घर में बैठना चाहिए और उसके बाद हमसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब वो पत्थर फेंकेंगे तो वहां पर जो पुलिस है या जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं बहुत रिस्ट्रेन करती है हमारी पुलिस और हमारी मिलिट्री, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि हाथ में पत्थर और पैसे दिए जाते हैं पत्थर फेंकने के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं उनके वालिदैन से कि जब तक कश्मीर का मसला और आपका मसला सॉल्व नहीं होगा, जब तक आप अपने बच्चों को पाकिस्तान के जो भड़काव में आके जो वहां सेपरेटिस्ट फोर्स है उनके हाथों खिलवाड़ करने, वाजपेयी जी ने उसके ऊपर चले भी थे। तो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत जो अभी मोदी साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की स्टेटमेंट रिपीट करी है, तो उसका एक्शन प्लान क्या है? आज मैं कह रहा हूं कि पहले अगर वो सबसे पहला कदम, सबसे पहले साहब क्या मैं ये मानूं कि अभी कोई डायलॉग कायम करने की, उनसे राब्ता रखने की कोशिश नहीं की जाएगी क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं। हमारे दिलों में सब बहुत दर्द है, जितना हम दूसरे इलाकों के लिए है, हमारी सरकार उनके बारे में उतना सोच रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी अपने बारे में सोचना पड़ेगा। देखिए अगर आप जैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, अगर स्टूडेंट ना पढ़े तो सिर्फ आप पढ़ नहीं सकते, उसके बारे में आप पढ़ा सकते हैं, उसके लिए पढ़ नहीं सकते। उसी तरह कश्मीरियों को आज मैं उनसे, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं, उन नौजवानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि पत्थर फेंको, घर में बैठो, बात करो। चलिए हम उम्मीद करेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट का असर हो, लेकिन साथ ही साथ एक अपनापन जताने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पर पहुंचे, लोगों को समझाए बुझाए, उनसे डायलॉग कायम करने की कोशिश की जाए, इसकी भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सबका इस बहस में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सापरा साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं आपके पास जरूर आता। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शरद प्रधान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन रजा खान साहब का भी इस्लामाबाद से शुक्रिया मैं करना चाहूंगा। और आज मेरे साथ बस इतना ही। कल एक नए इशू के साथ, एक नए मुद्दे के साथ एक नई डिबेट होगी। तब तक के लिए शब बखैर।